आइला टॉक्स चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि अभी एलएलबी थर्ड सेम के एग्ज़ाम चल रही है और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं कुछ आईएमपी क्वेश्चन अपराध शास्त्र, न्याय शास्त्र या धर्मशास्त्र के ऊपर जो भी एग्ज़ाम में आएंगे उसको दृष्टिगत रखते हुए कुछ आईएमपी क्वेश्चन विथ आंसर सहित वीडियो है जो अपलोड कर रही हूँ। पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उसी में हमारा आज ये सेकंड वीडियो है। सफ़ेद पोश अपराध की परिभाषा दीजिए। भारत में सफ़ेद पोश अपराध के कौन कौन से कारण हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा जाता है। सफ़ेद पोश अपराध सबसे कम पकड़ में आते हैं और इसके लिए अपराधी सबसे कम दंडित होते हैं। इसकी विवेचना कीजिए तथा समाज में ऐसे अपराधियों को समाप्त करने हेतु अपने सुझाव दीजिए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, सफ़ेद पोश अपराध क्या है, इन अपराधों से निपटने के क्या सुझाव दे सकते हैं, अथवा शोषण अपराध क्या है, इसकी क्या विशेषता होती है। सफ़ेद पोश अपराध और रूढ़िगत अपराधों में अंतर आपको दिखाना है। सबसे पहले हम देखते हैं सफ़ेद पोश अपराध क्या है। सफ़ेद पोश अपराध वह अपराध होता है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, क्योंकि इन व्यक्तियों के पास धन की कोई कमी नहीं होती है, अतः ये व्यक्ति अपराध करके धन की आड़ में बच निकलते हैं। अधिकांशतः बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं तथा पुलिस का इन्हें सहयोग भी मिलता है। बड़े बड़े उद्योगपति, उच्च राजकीय पदाधिकारी, वकील तथा डॉक्टर इस श्रेणी में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई व्यक्ति जो समाज के एक सम्मानित वर्ग से संबंधित है और कुछ हद तक अच्छी प्रतिष्ठा रखता है, घटिया सामान बेचता है, तो वह एक सफ़ेद पोश अपराध कर रहा है। विज्ञापन में गलत बयानी करना, कॉपीराइट का उल्लंघन करना, वित्तीय धोखाधड़ी करना और विश्वास का उल्लंघन करना, युद्ध नियमों का उल्लंघन करना और अन्य विविध अपराध भी सफ़ेद पोश अपराधों में शामिल है। लेकिन लोग इन बड़े व्यापारिक अपराधियों की चालबाजी के बारे में बहुत कम जान पाते हैं। अगर वे जानते भी हैं तो वे इस समस्या के प्रति उदासीन होते हैं, क्योंकि इसमें शामिल कानूनी लड़ाइयों को अदालतों में वर्षों तक घसीटा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपों को निपटाने में बहुत पहले भुला दिया जाता है। अब सफ़ेद पोश अपराध की परिभाषा क्या है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि समाज की गतिशीलता और अनेक समस्याओं को जन्म देती है। समाज चूंकि गतिशील है, परिवर्तनशील है, और यही कारण है कि समाज में कई तरह की समस्याएं भी पैदा होती हैं। अपराध की परिभाषा में इसी प्रकार से परिवर्तन होता है। आज की तारीख में आज हम बात करें तो सर्वसंपन्न तथा उच्च प्रतिष्ठित जो व्यक्ति होते हैं वो समाज विरोधी कार्य करते हैं, जिसके लिए पर्याप्त धन व्यवस्था भी हमारे देश में नहीं है। इस प्रकार के अपराधों को सफ़ेद पोश अपराध कहा जाता है। समाज में समय की नहीं दोष गुसाई की कहावत पर इन अपराधियों को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। सदरलैंड ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि प्रतिष्ठित एवं उच्च सम्मानित पद के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के समय में किया गया अपराध सफ़ेद पोश अपराध कहलाता है। सदरलैंड सबसे पहले ऐसे विधिशास्त्री थे जिन्होंने सफ़ेद पोश अपराधी का नाम दिया है ऐसे अपराधियों को जो प्रतिष्ठित है, समाज में जिनका नाम चलता है। रेगलेस के अनुसार सफ़ेद पोश अपराध उन व्यवसायों के अपराधों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो व्यवसायों की नीति या कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। कुल मिलाके ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यावसायिक वर्ग है वो जो अपराध करता है वो सफ़ेद पोश अपराध कहलाता है। प्रोफेसर गोस्वामी की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर गोस्वामी के अनुसार उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा अपनी प्रतिष्ठा की ओट में यानी अपनी प्रतिष्ठा की आड़ में किया गया कानून का उल्लंघन ही सफ़ेद पोश अपराध है। इस प्रकार सफ़ेद पोश अपराध वे अपराध हैं जो समाज के उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं। दूसरा, उनके पेशागत एवं व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान किए जाते हैं। जब वो अपना धंधा, बिजनेस, व्यवसाय करते हैं उस दौरान वो इस प्रकार के अपराध करते हैं।
और तीसरा, इन अपराधों में व्यावसायिक कानून का उल्लंघन किया जाता है। सफेदपोश अपराध की विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें तो पहली इसमें विशेषता है कि अपराध उच्च सामाजिक एवं आर्थिक वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। और दूसरी इसकी विशेषता है कि ये अपराध व्यवसाय के पेशावत क्रियाओं में अनुचित लाभ की दृष्टि से किए जाते हैं। तीसरा, ये अपराध अपराधी की प्रतिष्ठा की ओट में किए जाते हैं, यानी कि अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका नाम चलता हो, ऐसा व्यक्ति इस अपराध को करता है, वो अपनी प्रतिष्ठा के आड़ में इस अपराध को छुपा लेता है। चौथा, ये अपराध आम जनता के विश्वास के विरुद्ध किए जाते हैं। पांचवा, जनता द्वारा इनका तीव्र विरोध नहीं किया जाता है क्योंकि जनता सामान्यतः इनसे अनभिज्ञ होती है। जनता को ये पता ही नहीं होता है कि कोई अपराध इस प्रकार का किया जा रहा है। ये अपराध दंडनीय होते हैं परंतु समुचित दंड नहीं मिल पाता है। इन अपराधियों का सरकार पर प्रभाव रहने के कारण इनके विरुद्ध कोई कठोर कानून नहीं बन पाते हैं। चूंकि सफेदपोश अपराधी जो होते हैं वो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, पैसा वाला व्यक्ति होता है, तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव जो है वो सरकार पर रहता है। आठवीं इसकी विशेषता है कि राज्य की जो व्यवस्था की प्रकृति है उसमें भिन्नता के साथ इन अपराधों की प्रकृति भी बदलती रहती है। अब सफेदपोश अपराध के क्या कारण हमारे भारत में होने के, तो सबसे पहला कारण हम देखते हैं स्वार्थवाद। मानव स्वार्थीवादी होता है, उसके अंदर स्वार्थ भरा हुआ होता है, तो बड़े से बड़ा अपराध वो इसलिए कर लेता है क्योंकि वो स्वार्थ भरी हुई उसके अंदर होती है। इन अपराधों के पीछे भी शीघ्र ही अपार धन कमाने की भावना परिलक्षित होती है। उसको कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना होता है, इसलिए वो सफेदपोश अपराध करता है। दूसरा, न्यायिक पक्षपात। इन अपराधियों के विरुद्ध कठोर दंड के प्रावधान तो नहीं पर उसको लागू नहीं कर पाते हैं और इन अपराधियों की अपेक्षा पक्षपात भी होती है। जो सामान्य अपराधी होते हैं उनके साथ जो बर्ताव किया जाता है वो सफेदपोश अपराधियों के साथ नहीं किया जा सकता है, जिसमें इसमें अपराध करने की जो है वो शय मिलती है। तीसरा, जागरूकता का अभाव। समाज में हमेशा से ही इन अपराधियों के प्रति सहानुभूति रहती है क्योंकि उच्च वर्ग के विरुद्ध निम्न वर्ग के लोग संगठित नहीं रहते हैं तथा साथ ही इनके जो निम्न वर्ग के लोगों में इन अपराधों के प्रति जागरूकता भी नहीं पाई जाती है। और गोपनीयता, चूंकि अपराध पर्दे के पीछे से किए जाते हैं अतः प्रकाश में नहीं आते हैं, लोगों से छुपे रहते हैं। और पांचवा, अपर्याप्त दंड। इन अपराधों के लिए सजा का सामान्यतः प्रावधान नहीं होता है और यदि होता भी है तो बहुत कम होता है, जिस कारण अपराधियों में जरा सा भी भय नहीं रहता है। औद्योगिकरण होने से पूंजीवाद को बल मिल रहा है, साथ ही व्यवसाय का क्षेत्र जो है वो विशाल होता जा रहा है। प्रतिस्पर्धा के कारण इन अपराधों में दिनों दिन जो है बढ़ोतरी होती जा रही है। फिर है अगला, कानून की जटिलता। इस वर्ग में जो अपराधी शिक्षित एवं विधि की तकनीकों के पारंगत होते हैं वे कानून का उपयोग अपने पक्ष में कर लेते हैं। 8, जनता की सहानुभूति। सफेदपोश अपराधियों के प्रति जनता का हमेशा जो है साथ रखा रहता है। ऐसे अपराधी समाज में उच्च प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठित होने के कारण उनके विरुद्ध समाज के सदस्य संगठित नहीं हो पाते हैं, यानी कि जनता के प्रति इनका रवैया जो है वो हमेशा नरम रहता है। और पूंजीवादी व्यवस्था भी इस प्रकार के अपराध के कारण है क्योंकि ऐसी व्यवस्था में सीमित लोगों के हाथों में पहुंच जाती है जिससे इन्हें और बढ़ावा मिलता है। अब इसका एक लास्ट और बचा है 10वां पॉइंट, राजनीतिज्ञों की सहभागिता। पिछले कुछ दशकों से ये देखने को मिला है कि जो वाइट कॉलर क्राइम्स है उसमें अपराधों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण जो है वो राजनीतिक संरक्षण जो उनको मिलता है वो है, जिसके कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो पाती है, उनको और प्रोत्साहन मिलता है। अब सफेदपोश अपराध का क्या प्रभाव पड़ता है। सफेदपोश अपराध जो है वो सामाजिक व्यवस्था और देश के लिए अधिक खतरनाक होते हैं जा रहे हैं। वे समाज में निम्न प्रकार से प्रभाव डालते हैं। पहला, इन अपराधों के कारण
आर्थिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है, समाज में अमीरों गरीबों की खाई बढ़ती जा रही है। सेकंड, ये अपराधी सरकारी नीतियों को प्रभावित करके समाजवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं और आर्थिक असमानता लाने में भी ये बाधक हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं सफेदपोश अपराधों का जो प्रभाव है उसका तीसरा पॉइंट क्या कहता है, चूंकि अपराधी कानून की तकनीकियों से परिचित होते हैं अथवा अनेक प्रकार के जालसाजी करके सरकार को कर न देकर करोड़ों रुपए की हानि पहुंचाते हैं। फिर चौथा क्या है, ये अपराधी जो है ये राष्ट्रीय भावना की और मानव सेवा के विरुद्ध कार्य करते हैं। मतलब इनके अंदर राष्ट्र के लिए कोई भावना नहीं होती है, मानव सेवा की कोई भावना नहीं होती है, उन्हें केवल अपनी स्वार्थ सेवा दिखती है और अगर उनका जो स्वार्थ है वह राष्ट्र सेवा से ऊपर होता है। 5, अपराध की यह प्रवृत्ति आने वाली पीढ़ी में भी इसी भावनाओं को पनपाकर उनको अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। अब सफेदपोश अपराध जो है उस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। पहला, आपराधिक विधि में नए सिरे से विचार का आपराधिक व्यवहार पर लागू होने की विधि में मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए। आपराधिक विधि में कपट, बेईमानी, टैक्स चोरी, एकाधिकरण की प्रवृत्ति पर कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। इन अपराधियों के लिए निवारक दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। इन अपराधियों की सारी संपत्तियों को जब्त कर लेना चाहिए। अपराध प्रक्रिया संहिता में ये संशोधन होना चाहिए जिसके कारण ये अपराधी अपनी प्रतिष्ठा का लाभ न उठा सके। अब भारत में जो है वो सफेदपोश अपराधी जो हैं वो कौन कौन से हैं और किस किस पोजीशन पे होते हैं। तो प्रमुख कारण सफेदपोश अपराधियों के क्या क्या हो सकते हैं भारत में। पहला, व्यापारियों द्वारा। वर्तमान में भारत में उदारीकरण का दौर चल रहा है। बाहरी कंपनियां जहां स्वयं के स्थापित करने का हर संभव प्रयास कर रही है, जिसमें टैक्स चोरी करना तथा सरकार से विश्वासघात करना जैसे अपराध पैदा हो रहे हैं। राजनीतिज्ञों द्वारा भारत में सफेदपोश अपराध को सर्वाधिक अगर बोले कि सबसे ज़्यादा बढ़ावा कौन दे रहा है तो नेता लोग दे रहे हैं, राजनीति वाले लोग दे रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही सफेदपोश अपराध ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है, इन्हीं के द्वारा अपराध किए जाते हैं। वर्तमान में संसद खरीद फरोख्त कांड, चारा घोटाला, दल बदल का कानून, दिल्ली में मकान आवंटन कांड, पेट्रोल पंप कांड, आवंटन कांड, मतलब ऐसे बहुत सारे राजनीतिक कांड हो चुके हैं जो कि सफेदपोश अपराध की श्रेणी में आते हैं और भारत के प्रमुख राजनीतिकों द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाकर रख दिया है। सरकारी अधिकारी भी पीछे नहीं है, सरकारी अधिकारियों द्वारा भी सफेदपोश अपराध किए जाते हैं। तो सरकारी अधिकारी जो होता है वो सफेदपोश अपराध का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। भारत में सरकारी अधिकारी विधि में तकनीकों में से परिचित होते हैं अतः वे सफेदपोश अपराध करने में अधिक जो है रुचि दिखाते हैं और टैक्स चोरी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, आपराधिक व्यवहारों को बढ़ावा देना जैसे अपराध इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। अब धार्मिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत में ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सफेदपोश अपराध जो है ज़्यादा पनपते हैं। धर्म के आड़ में अनेक अपराध किए जाते हैं। भारत में अन्य ऐसे और भी कारण हैं जो सफेदपोश अपराध है उनको बढ़ावा देते हैं। अपराध किसी भी देश का विघटन करने, समाज का नैतिक पतन करने में सहायक होते हैं अतः इन पर नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। और खुशी की बात यह है कि न्यायालय जो है वो इस दिशा में कार्य भी कर रहा है और सफेदपोश अपराध को रोकने के उपाय भी कर रहा है। अब हम बात करते हैं सफेदपोश अपराध और रूढ़िगत अपराधों में अंतर की, विभेद की। सफेदपोश अपराधों का समाज विशेष की मान्यताओं, सांस्कृतिक मूल्यों, रुचियों आदि से घनिष्ठ संबंध है। ये समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जबकि रूढ़िगत अपराधी जो होते हैं उनकी स्थिति समाज में सामान्यतः एक अपराधी के रूप में होती है। सेकंड, सफेदपोश अपराध परोक्ष तथा अव्यक्ति के स्वरूप के कारण उनका पता लगाना मुश्किल होता है। इसके विपरीत सामान्य रूढ़िगत अपराध जो होते हैं वो प्रत्यक्ष स्वरूप के होते हैं, सामने ही नजर आते हैं।
तथा उनमें मारपीट, बल प्रयोग, संपत्ति का अंतरण आदि जैसे भौतिक कार्य जो है वो शामिल होते हैं, जिसका सरलता से पता लग जाता है। तीसरा, सफेदपोश अपराधी अधिक बुद्धिमान, स्थिर चित्त, विवेकशील तथा उच्च सामाजिक वर्ग के होते हैं, जबकि रूढ़िगत अपराध में अपराधियों से समाज घृणा करता है। 4, सफेदपोश अपराधी न्यायालय को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, जबकि रूढ़िगत अपराधी ऐसा करने में प्रायः सक्षम नहीं होते हैं। सफेदपोश अपराधी पर दीवानी मुकदमा चलाया जाता है, जबकि रूढ़िगत अपराधी के ऊपर जो है आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, संगठित अपराध क्या होते हैं? संगठित अपराधों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, अथवा संगठित अपराध क्या है? भारत में संगठित अपराध के क्या कारण है, अथवा संगठित अपराध क्या है? इन्हें रोकने की विधियों का वर्णन कीजिए। सामान्य भाषा में संगठित अपराध से तात्पर्य उन अपराधों से है जिन्हें दो या दो से अधिक अपराधी संगठित होकर या मिलकर करते हैं। डॉक्टर वी.एन. सिंह के अनुसार संगठित अपराध वह अवैधानिक कार्य है, एक ऐसा कार्य है जो कि लीगल नहीं है, जो एक संगठन के व्यक्तिगत परस्पर सहयोग एवं साहस के आधार पर करते हैं। यानी संगठित अपराध क्या है? डॉक्टर वी.एन. सिंह अपनी परिभाषा में कह रहे हैं कि एक ऐसा कार्य है जो लीगल नहीं है और जो कैसे हो रहा है, एक संगठन द्वारा हो रहा है, आपस में एक दूसरे को सहयोग करके इस कार्य को किया जा रहा है। रेकलेस के अनुसार संगठित अपराध संगति अपराध से भी कुछ और है, जो सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप घटित होता है। सदरलैंड के अनुसार संगठन अपराधियों की अन्य क्रियाओं को बनाता है। इसका औपचारिक संबंध मान्यता समझौता और परस्पर समझ और श्रम विभाजन से हो सकता है। ये अनौपचारिक समानता परस्पर रुचि और मनोवृद्धि की भी हो सकती है। मतलब एक संगठन का कार्य है जिसमें आपस में 4-5 लोगों में एक समझौता हुआ हो कि इस तरह से हम अपराध कारित करेंगे, इस तरह से हम अपराध के पैसों को डिवाइड करेंगे। उनकी आपस की समझ, उनका अलग अलग कार्य कि 4 व्यक्ति है तो एक क्या कार्य करेगा, दूसरा क्या कार्य करेगा, तीसरा क्या कार्य करेगा, तो इनके आपसी समझ, आपसी रुचि और इनकी मनोवृत्ति ये सब मिलकर जब कोई व्यक्ति काम करते हैं तो वो कहलाता है संगठन। अब संगठित असंगठित अपराध का स्वरूप कैसा है? संगठित अपराध प्राचीन काल से ही होते चले आ रहे हैं। इनका स्वरूप अपराध करने वाले समूह के लोगों के कार्यों के अनुसार ही होता है। सदरलैंड ने इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में रखा है। पहला, अपराधी कार्यरत समूह निर्मित कहते हैं, जिन्हें दल कहते हैं। इस दल के सभी सदस्य जो होते हैं उनमें आपस में एक पारस्परिक समझौता होता है, श्रम का विभाजन होता है और कौन उनका नेतृत्व करेगा ये भी डिसाइडेड होता है। दूसरा, ये लोग एक जगह बना लेते हैं एवं परस्पर सहयोग व सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। तीसरा, कुछ अपराधी समूह कई क्षेत्रों में अपराध करते हैं। चौथा, विधि का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों से इनका संबंध होता है, इसलिए इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। संगठित अपराध के लक्षण की चर्चा करते हैं। पहला, समूह के कम से कम 2 सदस्य होते हैं। अधिकतम जो संख्या है इनकी कोई तय नहीं है। दूसरा, संगठन के प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति भूमिका की स्पष्ट व्याख्या रहती है, किसको क्या करना है ये इन लोगों में पहले से डिसाइडेड रहता है। सदस्यों के बीच संबंध किस प्रकार का होगा ये भी पहले से उनको पता होता है। ये सब चीज़ें उनको निर्देशित कर दी जाती है। 3, संगठन कुछ विशेष प्रकार के ही अपराध करते हैं जिनमें वे दक्ष होते हैं या निपुण होते हैं। 4, संगठन अपराध को एक नियोजित ढंग से करते हैं। 5, प्रत्येक संगठित अपराधी समूह का एक सर्वमान्य नेता अवश्य होता है जिस पर जो संगठन के सभी सदस्य वो विश्वास करते हैं। 6, संगठन के कार्यों के संपादन का जो पूर्ण प्रबंध अत्यंत गोपनीय रखा जाता है और सदस्यों की योग्यता के अनुसार उनको कार्य सौंपा जाता है। अब संगठित अपराध के प्रकार की चर्चा करते हैं। पहला, हिंसक आपराधिक संगठन। अपराध गिरोह द्वारा किए गए ऐसे अपराध जो हिंसक स्वरूप के होते हैं, जिसमें व्यक्ति को हानि या क्षति होती है या क्षति होने की संभावना होती है, इसके अलावा कुछ अन्य भी प्राप्त नहीं होता है, उन्हें सुसंगठित हिंसक अपराध कहते हैं।
इस प्रकार के अपराध में डकैती, अपहरण, लूट जैसे अपराध शामिल है, क्योंकि इसमें व्यक्ति जो है उसकी क्षति होती है तथा उसके साथ हिंसा का भी प्रयोग होता है। दूसरा है अपराध सिंडिकेट। ऐसे आपराधिक व्यवसाय संघ भी कहा जाता है। जब ये संगठन होता है तो अपने ग्राहकों को ऐसी निषिद्ध या अवैध वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो सामान्यतः खुले बाजार में वैज्ञानिक रूप से प्राप्त नहीं की जाती है। तो अफीम जैसे गांजा, लड़कियां सप्लाई करना, ये सब सिंडिकेट का प्रमुख धंधा है। और आपराधिक रैकेट्स से तात्पर्य एक ऐसा रैकेट है जिसमें वैधानिक व्यवसाय का व्यापार लगे, मतलब एक ऐसा व्यापार जो लीगल व्यापार या व्यवसाय लगे। और ऐसे गिरोह या संगठन से जो व्यक्तिगत क्षति या संपत्ति की हानि या धमकी देकर व्यवस्थित रूप से उद्यापन करते हैं। भारत में संगठित अपराध के रूप कौन कौन से हैं, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। चोरी की वस्तुओं को खरीदना, बेचना, ठगी करना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति करना या करवाना, धोखाधड़ी करना, तस्करी करना, लूटमार करना, अपहरण करना, राजनीतिक अपराध करना, हवाला, ये सारे जो हैं ये संगठित अपराध हैं। अब संगठित अपराध पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? ये निश्चित है कि अपराध निर्धनता और दरिद्रता की वजह से होते हैं। संगठित अपराधों पर आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक नीतियों का विशेष प्रभाव पड़ता है। उक्त दृष्टिकोण के ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव है जो संगठित अपराध पर नियंत्रण करने के लिए या उसको रोकने के लिए दिए जा सकते हैं। पहला, जो समस्त राष्ट्र है वो संगठन, जहाँ भी संगठन क्रियाशील है, संयुक्त रूप से या सामूहिक रूप से उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। तस्करी का व्यापार रोकने के लिए ईमानदार और कर्मठ व्यक्तियों की नियुक्ति किया जाना चाहिए। ऐसे संगठन को मदद पहुंचाने वाले सरकारी, सामाजिक, राजनीतिक जो कार्यकर्ता है उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। आर्थिक समानता एवं समाजवादी व्यवस्था को स्थापित किया जाना चाहिए। आम जनता में ऐसे अपराधों के बारे में जागरूकता लाई जाए तथा जनता जो है वो जागरूक होने के साथ साथ अपराध जो किया जा रहा है, जो संगठित अपराध किया जा रहा है, उसको विरोध भी करे, उसके विरोध में अभियान चलाए और अभियान में शामिल होकर ये सिद्ध करे कि वो ऐसे अपराधों को नहीं चाहता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बाल अपराध क्या है? इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी तत्वों का उल्लेख कीजिए। किशोर अपराध कुछ अपराधों का प्रत्याद्वार है, विवेचना कीजिए। बाल अपराध के कारणों का उल्लेख कीजिए। बाल अपराध से आप क्या समझते हैं? इसके बुद्धिपूर्वक झुकाव पर अंकुश लगाने के लिए सुझाव दीजिए। उनकी दृष्टि से एक खास आयु की सीमा के बालक द्वारा समाज, रीति, नीतियों, प्रथाओं और मान्यताओं का उल्लंघन ही बाल अपराध कहलाता है। डॉक्टर सेठना ने कहा है कि बाल अपराध के अंतर्गत किसी बालक या ऐसे तरुण व्यक्ति के गलत कार्य हैं जो संबंधित स्थान जहां वह रहता है वहां के कानून द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अंदर आता हो। डॉक्टर परिपूर्णानंद वर्मा के अनुसार बाल अपराध कर्तव्यों की उपेक्षा अथवा उल्लंघन एक गलती है। इस प्रकार किसी निश्चित आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले बालक द्वारा किया गया कोई कार्य उसके लिए उस क्षेत्र में तत्कालिक प्रभावी कानून द्वारा वर्जित है। अगर कोई बालक है और वो उस क्षेत्र में जहाँ वो रहता है ऐसा कोई कार्य करता है जो विधि द्वारा वहाँ पर वर्जित किया गया है तो वो बाल अपराध कहलाता है। बाल अपराधी क्या होता है? सामान्यतः बाल अपराधी वे बालक होते हैं जिन्हें सक्षम न्यायालय ने बाल अपराधी घोषित किया है या ठहराया है, परंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। विभिन्न देशों में बाल अपराधी की परिभाषा को बिना प्रभावित किए 1960 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस ने सिफारिश की थी कि जो बाल अपराधी हैं उनको क्या माना जाए या कितनी आयु के व्यक्ति को बाल अपराधी माना जाए। तो संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस ने सिफारिश की थी कि बाल अपराध का जन्म जहां तक हो आपराधिक विधि के उल्लंघन तक सीमित करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस ने ये क्यों कहा था? भाई उसका ऐसा मानना था कि बाल अपराध जो है ये किसको कहाँ तक आप सीमित रखें कि आपराधिक विधि का इसने उल्लंघन किया है और इसकी आयु को देखें फिर आप माने कि ये बाल अपराधी है। जहाँ तक कि सुरक्षा की दृष्टि से भी विशिष्ट अपराध की छोटी छोटी अनिवार्यताओं को दंडित कहते हैं कि वो अपराध नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई बच्चा है और वो कोई छोटी मोटा अपराध कर देता है तो उसको दंडित नहीं करना चाहिए। वो विधि की दृष्टि में तो अपराधी है
पर चूंकि उसकी आयु ऐसी है कि आप उसको छोटी सी सजा देकर या डांट फटकार लगाकर भी छोड़ सकते हैं। भारत के बाल अधिनियम 1960 के तहत बाल अपराधी को निम्नलिखित परिभाषा दी गई है। वह बालक जो किसी अपराध का दोषी पाया गया है। बालक से अभिप्राय ऐसा व्यक्ति जिसके 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की गई हो। धारा 2 उपधारा 12 किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत ये परिभाषा दी गई है। किशोर से अभिप्राय 18 वर्ष से कम आयु के बालक से है। धारा 2 उपधारा 35 किशोर न्याय बालकों को देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015। अधिनियम में किशोर की आयु के संबंध में पुरुष या स्त्री के बीच कोई विभेद नहीं किया गया है। दो बालक के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही आते हैं और ये बात विजेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में कही गई है। अब हम देखते हैं कि बाल अपराध के क्या कारण है जिसकी वजह से वो अपराध करते हैं। पहला, पारिवारिक कारण। परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला होता है। बालकों की आदतों का प्रशिक्षण, बालक का समाजीकरण और उसके सांस्कृतिक मूल्यों का संचरण वहीं होता है। यदि इस पर कुछ दशाओं और प्रथाओं डाले तो बाल अपराधी हो सकता है। विघटित घर, यानी कि जिन घरों का विभाजन हो गया हो, ऐसे घर जो पूरी तरह से विकसित ही नहीं हुए, मनोरंजन के साधनों की उनके घर में कमी है, परिवार में कोई अनैतिक काम कर रहा हो तो उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। अगर बालक की अपेक्षा की जाती है या उसकी उपेक्षा की जाती है तो बालक अपराध की ओर प्रेरित होता है। परिवार के सदस्यों की अधिकता, बहुत बड़ा परिवार होता है तो वो बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसी कई बातें हैं जो परिवार को प्रभावित करती है जिससे बालक अपराध की ओर अग्रसर होता है। शारीरिक कारण, शरीर और मस्तिष्क का घनिष्ठ संबंध होता है। शारीरिक दोषों से हीनता का विकास होता है जिससे अपराध पैदा होता है। मनोवैज्ञानिक कारण, मनुष्य की मनोदशा का आपराधिक व्यवहार से घनिष्ठ संबंध होता है। भारत में बढ़ती अनुशासनहीनता इसी का परिणाम है। मानसिक कारण भी, मानसिक हीनता और संवेगात्मक संघर्ष दो स्थितियों से अधिक प्रभावशील होते हैं। फिर सामुदायिक सांस्कृतिक जो कारण होते हैं वो हैं तो बाह्य जगत का प्रभाव, मतलब आपके घर से बाहर अगर बच्चा जाता है तो उसके जीवन पे उसका प्रभाव भी बहुत पड़ता है क्योंकि यहाँ समाजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। मनोरंजन, व्यावसायिक मनोरंजन, अश्लील साहित्य, रेडियो, टेलीविज़न, सांस्कृतिक संघर्ष आदि ऐसी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है बुरी संगति में पड़ जाता है और अपराधी बन जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो संगति, व्यक्ति के व्यवहार पर उसकी संगति यानी कि जो दोस्त यार हैं उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। बालक पर विशेष रूप से इसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे कच्ची उम्र के होते हैं। आर्थिक कारण, निर्धनता एक भयंकर अभिशाप है। इसी के कारण बालक अपनी मान्यताओं और रीति रिवाजों का सम्मान नहीं कर पाता। निर्धनता का कारण है, एक निर्धनता एक ऐसा कारण है जिससे कि जो बालक है, बच्चे हैं, वो अधिकांशतः अपराधी बन जाते हैं। राजनीतिक कारण, राजनीतिक चेतना सही दिशा में बढ़े तो वरदान है, परंतु वर्तमान राजनीति में शोषण की राजनीति है जिससे बाल अपराधों में वृद्धि हो रही है। बाल अपराध को रोकने के क्या क्या उपाय हैं? तो बाल अपराध जो कि कई पीढ़ियों से चला आ रहा है और उनकी दशाओं की उपज है, तो इसे संगठित उद्देश्यपूर्ण विधिक अनुशासन मुक्त समाधान की आवश्यकता होती है। मतलब अनुशासन युक्त समाधान भी हो, संगठित होकर भी हम कार्य करें तो हम बाल अपराधों को रोक सकते हैं। कुछ उपाय हैं जो आपको बता रहे हैं जो बाल अपराध को रोकने के लिए हैं। पहला, प्रत्येक परिवार का कर्तव्य है कि वे अपने को आदर्श परिवार के रूप में स्थापित करें, प्रस्तुत कर बालकों को जो सर्वगुण विकास है इसकी प्रयास करें। मतलब बालकों में सभी तरह का विकास अच्छे से हो, इस बात का परिवार को ध्यान रखना है। उन्हें उचित, सही, आवश्यक साधन उपलब्ध कराएं। जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब उपलब्ध कराने की प्रयास करें, कोशिश करें। जो उनके विकास को प्रभावित करते हैं उन्हें उचित शिक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाए। सेकंड, बालक को उचित सामाजिक, व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा देने के उपबंध किए जाएं। तीसरा, बालकों की समयानुसार स्वस्थ मनोरंजन प्रस्तुत किया जाना चाहिए या स्वस्थ मनोरंजन उनको प्रदान किया जाना चाहिए। चार, बालकों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वाभिमानी बनाया जाए। बाल सुधार गृह अधिक संख्या में खोले जाने चाहिए तथा उनके कार्य पद्धति को
भी समझा जाना चाहिए कि उसमें बच्चों का सुधार हो सके और बच्चों को सुधारने की सारी कोशिश वहाँ पर की जाए। अगला क्वेश्चन है, कारागार के क्या उद्देश्य है? कारागार के दोषों का वर्णन कीजिए और उन्हें दूर करने के सुझाव दीजिए। क्या भारतवर्ष में विद्यमान जेल व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? इसमें सुधार अपने सुझाव दीजिए। उसको में सुधार करने से मतलब उसमें सुधार होना चाहिए क्या? भारत में कारागार की समस्याओं की विवेचना कीजिए, इन्हें दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। तो कारागार यानी कि जेल क्या है? कारागार जेल, बंदीगृह अंग्रेजी में प्रिजन शब्द के पर्यायवाची हैं, जिसमें क्या कहते हैं, सब सामान्य अर्थ का बोध कराते हैं। 1894 के जेल अधिनियम के अनुसार बंदी गृह राज्य सरकार द्वारा परिभाषित वह स्थान है जहां बंदियों को स्थायी या अस्थायी रूप से रखा जाता है। फेयर चाइल्ड के अनुसार ये एक दंड संस्था है जिसका संचालन राज्य या संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है इसका निर्माण करती है, इसका संचालन करती है, जिसका प्रयोग प्रौढ़ अपराधियों के लिए होता है, जिसकी सजा 1 वर्ष से अधिक होती है। सजा की मात्रा इस परिभाषा की कमी को बताती है। और डॉक्टर सेठना के अनुसार कारागार कारावास के लिए होते हैं। वे व्यक्ति जिन पर मुकदमा चल रहा होता है वे भी कारागार में रखे जाते हैं। इन स्थानों में अपराधी को इसलिए रखा जाता है कि उनमें सुधार हो सके। कारागार का उद्देश्य क्या है? कारागार की पद्धति में प्रतिरोध, प्रतिदंड, आत्मग्लानि तथा सुधारात्मक दंड व्यवस्था के गुण विद्यमान रहते हैं। कारावासी जीवन के कटु अनुभव उसे भविष्य में अपराध न करने की चेतावनी देते रहते हैं। उसके दंड की कठोरता देखकर अन्य लोग अपराध से दूर भागते हैं। अपराधी को दंडित देखकर समाज एवं पीड़ित व्यक्ति को आत्मसंतोष मिलता है और कारावास में अपराधी को आत्मचिंतन का पूर्ण अवसर मिलता है, जिससे वह वर्तमान में कारागार में उपचारात्मक पद्धति के अंतर्गत अनेक प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करता है और समाज में पुनर्वासित करने का प्रयास भी करता है। अब कारागार के उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य ये राज्य की शक्ति प्रदर्शित करता है कि वो अपराधी को जब चाहे वैधानिक दंड दे सकते हैं, लीगल रूप से दंड दे सकते हैं। अपराधी की मस्तिष्क में प्रायश्चित की भावना का विकास करना तथा स्व मूल्यांकन करना कि उसने कुछ गलत किया है। 3, अपराधी के मस्तिष्क में एक प्रकार का भय उत्पन्न करना जो समाज में अन्य अपराध रोकने में सहायक हो। 4, कारागार के अनुशासन से अपराधी के मानसिक तनाव को कम करना। 5, अपराधियों को सुधारने का पूर्ण अवसर प्रदान करना और 6, अपराधियों को सुरक्षा प्रदान करना। अब भारतीय कारागारों में क्या क्या समस्याएं हैं उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पहला, अनुशासन। कारागार व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य प्रारंभ से ये रहा है कि समाज के लोग कारागार से घृणा यानी कि नफरत नहीं करें, बल्कि अपराधों को रोकने के लिए, अपराधियों को सुधारने के लिए कारागार का जो है निर्माण किया जाए। लेकिन वहाँ अनुशासन की कमी है। कड़े नियंत्रण में रहने के कारण उनमें तिरस्कार की भावना पैदा हो जाती है। तो वर्तमान समय में कड़ा अनुशासन जो है हानिकारक साबित हो रहा है। इस कारण से भी कारागारों में अब हड़ताल, धरना आदि होने लगे हैं। आपराधिकता। कारागार में कुछ अपराध अपराधियों की प्रवृत्ति के कारण एवं परिस्थितियों के कारण बढ़ते हैं। लैंगिक अपराध कारागार की जटिल समस्या है। अपराधी अपनी छोटी छोटी पूर्ति के लिए चोरी भी करते हैं। दोषपूर्ण सामाजिक जीवन। कारागार में जो कारागार के कर्मचारी हैं अपराधियों से असहयोग और घृणा करते हैं, जिससे अपराधियों में हीनता की भावना आती है। कारागार में सभी कैदियों के साथ एक समान व्यवहार नहीं किया जाता है, जिससे उनमें असंतोष पनपता है। बाह्य जगत से संपर्क। कारागार में बंदियों से जो बाहरी दुनिया है उससे पूरी तरह से संपर्क टूट जाता है, जिससे उनके मन में अनेक तरह की भ्रांतियां पैदा होती है, अतः समाज सुधार में बाधा उत्पन्न होती है। कारागार व्यवस्था में सुधार हेतु क्या सुझाव हो सकते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। पहला, सुरक्षा मुक्त कारागारों की संख्या करके न्यूनतम सुरक्षा वाले खुले शिविर स्थापित करना उचित होगा। बंदियों को कारागार में रखने की अपेक्षा उन से औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बिना प्रतिबंध के कार्य लेना बेहतर होगा। सजा की अवधि कम रखी जाए जिससे उनमें लैंगिक अपराधों में कमी आएगी। शीघ्र न्याय हेतु परीक्षण कार्य शीघ्र निपटाया जाए। स्त्री अपराधियों को अपने बच्चों से मिलने की छूट दी जाए। डाक से
प्रतिबंध हटा लिया जाए, मनोरंजन के उचित अवसर प्रदान किए जाए, सामान्य पद्धति के कारागार में अनुशासन बनाया जाए, परिवीक्षा एवं पेरोल को अधिक व्यापक और प्रभावी बनाया जाए। तो ऐसे ये कई कारण हैं ये जिसकी वजह से, या कहने के सुझाव हैं जिसकी वजह से इनको जो है अपने सजा के दौरान में कुछ अच्छा लग सकता है, जिससे बंदियों को उनके लिए श्रम का उचित परिश्रम दिया जाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तव में यदि कारागारों में उचित सुधार करते हैं तो बंदियों के लिए मध्यवर्ती एवं दीर्घकालीन लाभकारी योजनाएं लागू करनी होगी। स्वतंत्र समाज के साथ समन्वय करने के लिए मूलभूत परिवर्तन करने होंगे। कारागारों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देना होगा। अपराधियों को सही रूप से हमदर्द बनाना होगा या उनका हमदर्द बनना होगा, तभी जेल व्यवस्था में सुधार हो सकता है। मुल्ला कमेटी ने इस विषय में अपनी एक रिपोर्ट दी थी और इन सुझावों को उसने कहा था कि काफ़ी हद तक आप अगर इसका अमल करते हैं तो जेल व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। इस सुझावों के माध्यम से जेल में सुधार हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो बनाया है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी बना है। और अगली बार मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन को या एक एक टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर करके और अच्छे से समझा सकूं, आपकी एग्ज़ाम अच्छी हो, आपको अच्छे मार्क्स मिले, ऐसी मेरी आशा है। आप अच्छे नंबरों से पास हो, इसी आशा और उम्मीद के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।